हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें अपना पहला क्वेश्चन है नीट 2019 में आया हुआ। देखो क्या है क्वेश्चन। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियाँ अंदर की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से इनके सबसे उपयुक्त कारण का चयन हम लोगों को करना है। पहला ऑप्शन है वाहिकाओं में टाइलोसिस, दूसरा है रंध्रों का बंद होना, तीसरा है बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना, डी है स्पंजीकरण मध्योतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर इनमें से होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताओ। जिन लोगों का भी सी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट आंसर है। कैसे? देखो, घास में जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसमें कुछ कोशिकाएं होती है जो लंबी, खाली और रंगहीन होती है। इन कोशिकाओं को हम लोग आवर्धक त्वक कोशिका या बुल्लीफॉर्म सेल कहते हैं, बुल्लीफॉर्म कोशिका कहते हैं। जब ये कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं तो ध्यान रखना स्फीत हो जाती है, जल का अवशोषण कर स्फीत और ट्रेजिड होती है, और तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती है। यानी जब बुल्लीफॉर्म कोशिका जल का अवशोषण करती है तो ये जो है मुड़ी हुई पत्तियां खुल जाती हैं, और जल की कमी के कारण क्या होता है, इन बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं में शिथिल अवस्था आती है, यह फ्लेसिड हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती है। तो इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर होगा इसका? मैं कह सकता हूँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन फिर से नीट 2019 का है कि अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम में किसका अभाव होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म में के जो फ्लोएम है उनमें चालनी नलिका और सहकोशिका का अभाव होता है। तो पहला ऑप्शन देखो, चालनी नलिका और सहचर कोशिका दोनों का अभाव होता है। बिल्कुल पहला ही अपना करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिर से नीट 2019 में आया हुआ है। वृक्षों में वार्षिक विलय के बनने के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हम लोगों को गलत कथन चुनना है। और पहला ऑप्शन है ए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्षों के वार्षिक विलय सुस्पष्ट नहीं होती है। सही है या गलत? क्या मैं कह सकता हूँ गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो शीतोष्ण प्रदेश है उनमें जलवायुवीय परिस्थितियाँ जो है वो वर्ष भर एक समान नहीं रहती है, और इसमें जो वसंत ऋतु है उसमें जो एधा बनती है वो अधिक सक्रिय होती है, और शरद ऋतु में जो एधा बनती है वो कम सक्रिय होती है, और इस कारण जो वार्षिक वलय बनती है वो सुस्पष्ट दिखाई देती है। और इसने बोला है सुस्पष्ट नहीं होती है, तो ये ही अपना गलत है। गलत हम लोगों को बताना था, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी बी सी डी आप लोग खुद से देख लेना, वो सही आंसर है, वो भी आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? तो देखो, घास जो है वो एक बीजपत्री है, और एक बीजपत्री में आप लोगों को पता होगा कि जो द्वारक कोशिका है, गार्ड सेल, वो डंबल शेप होती है, जिसके कारण इनके रंध्र जो है वो भी डंबल शेप होते हैं। ठीक है, तो इसका अपना जो आंसर है, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं, तो डंबल शेप, डंबलाकार, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो है एक बीजपत्री की बात। इसके अलावा अगर एग्जाम में हम लोगों से द्विबीजपत्री के बारे में पूछ ले तो उनमें ध्यान रखना, द्वारक कोशिका जो है वो सेम के बीज के आकार की या किडनी शेप के जो है द्वारक कोशिका या गार्ड सेल होती है। तो द्विबीजपत्री बोले तो किडनी शेप या सेम के आकृति के, और घास या एक बीजपत्री में बोले तो डंबल शेप। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो सी, डंबलाकार, करेक्ट होगा। ठीक है, बाद अगले दोनों क्वेश्चन भी अपने नीट 2018 में ही आए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस क्वेश्चन को तो हर बंदा कर देगा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, केस्पेरियन पट्टिका कहाँ होती है? तो ये तो बच्चे को पता होती है कि एंडोडर्मिस में होती है, जिसे हिंदी में हम लोग अंतःत्वचा कहते हैं। तो इसका अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी, अंतःत्वचा एंडोडर्मिस, जिसमें केस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। और आप लोगों को पता होगा कि केस्पेरियन पट्टिका जो है वो सुबेरिन और लिग्निन दोनों से बनी होती है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वह पादप या प्लांट कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं होती है? तो देखो, जो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ है वो एक बीजपत्री प्लांट में नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जिम्नोस्पर्म और द्विबीजपत्री प्लांट में पाई जाती है, एक बीजपत्री प्लांट में नहीं पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल भी नहीं होती है, वो एक बीजपत्री प्लांट आप लोग देख लो। इसमें देखो शंकुधारी जिम्नोस्पर्म है, पर्णपाती आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म है, द्विबीजपत्री है, साइकेडेल्स ये भी जिम्नोस्पर्म है, घास जो है वो एक बीजपत्री है। तो इसका जो अपना आंसर है वो एक बीजपत्री घास करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगले जो दोनों क्वेश्चन है वो अपने नीट 2017 में आए हुए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, संवहनी एधा वेस्कुलर कैम्बियम सामान्यतः क्या बनाती है? तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सेकेंडरी जाइलम सी में दे रखा है, तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो मूल रोम सिंपल सा क्वेश्चन है, परिपक्वन क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो ए अपना परिपक्वन क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, तो इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिका को हम लोगों को इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है। पहला है जाइलम मर्दूतक। देखो जाइलम मर्दूतक जो है वो स्टोरेज का कार्य करता है और लिविंग टिश्यू होता है, जीवित ऊतक होता है। तो ए अपना नहीं होगा। बी है स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक यांत्रिक सामर्थ्य करने वाला जीवित ऊतक है। तो स्थूल कोणोतक जो है वो भी मृत कोशिका नहीं है, तो बी भी अपना नहीं होगा। और सी है अपना काग। देखो जो काग है वो मृत चौकोर आकार वाली कोशिका जो बहुत पास होती है, इसे हम लोग फिल्म या काग कहते हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सुबेरिन का जमाव होता है और सुबेरिन का जमाव के कारण ही ये जो काग कोशिका है या फिल्म है ये मृत कोशिका होती है। तो इसका अपना आंसर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फिर से नीट 2017 का क्वेश्चन है। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो देखो अंतःकाष्ठ जो है वो द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम का निष्क्रिय भाग होता है और अंतःकाष्ठ को हम लोग हार्टवुड भी कहते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि अंतः जो काष्ठ है हार्टवुड, उसमें पानी व लवणों का चालन नहीं होता है। ठीक है, तो गलत कथन हम लोगों को चुनना है। इसमें पहला ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कार्बनिक यौगिकों के जम जाने से ये जो है निष्क्रिय हो जाता है, तो पहला सही है। अत्यंत टिकाऊ होता है, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को गलत चुनना है, इसलिए ए और बी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सही है। सी देखो, यह जल और खनिज का चालन कुशलता से कर सकती है। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सबसे पहले ही हम लोगों ने अंतःकाष्ठ या हार्टवुड की बात की, तो उसमें पहले ही हम लोगों ने बोल दिया था कि पानी और लवण का चालन नहीं कर सकता है। इसने बोला है कर सकता है, तो सी अपना गलत होगा। गलत ही हम लोगों को चुना था, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
इसके बाद अगले जो दोनों क्वेश्चन है नीट सेकंड 2016 में आए हुए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, वलकुट क्षेत्र किसके बीच पाया जाता है? पहला है एंडोडर्मिस अंतःत्वचा और मज्जापित्त के बीच, नहीं, गलत है, इनके बीच वलकुट क्षेत्र नहीं पाया जाता है। दूसरा है एंडोडर्मिस और संवहन बंडल, ये भी गलत है। तीसरा है बाह्य त्वचा और रंभ के बीच, ये बिल्कुल सही है। वलकुट क्षेत्र या कोर्टेक्स एरिया जो है वो बाह्य त्वचा और रंभ के बीच पाया जाता है, तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुब्बारे नुमा संरचना जो टाइलोसिस कहलाती है वे क्या है? तो देखो क्या होता है कि जाइलम वाहिकाओं में मर्दूतक कोशिकाएं फूलकर गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग टाइलोसिस कहते हैं। टाइलोसिस की डेफिनेशन याद रखनी है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। जाइलम वाहिकाओं में मर्दूतक कोशिका फूलकर गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है, जिसे हम लोग टाइलोसिस कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखो क्या है, वाहिकाओं में जाइलम मर्दूतक कोशिकाओं के प्रसार होता है जिससे गुब्बारे नुमा संरचना बनती है, टाइलोसिस कहलाती है, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे वाले दोनों क्वेश्चन नीट 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के, इन दोनों चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट पढ़ो और डायरेक्ट आंसर लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अगर पढ़ा हुआ है, प्रिपेयर है अच्छे से, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ो, सीधा आंसर लगता है, और कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, वातरंध्र या लेंटिकल्स क्या करते हैं? तो सिंपल सा है, वातरंध्र या लेंटिकल्स गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो बी ऑप्शन गैस विनिमय लेंटिकल्स या वातरंध्र का कार्य है, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो क्या है, किसी वृक्ष की आयु का आंकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वृक्ष या पेड़ की जो आयु निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? वार्षिक वलय की संख्या को गिनकर। तो इसमें देख लो कौन सा होगा वार्षिक वलय, कौन से ऑप्शन में? सी में वार्षिक वलय की संख्या से, तो सी अपना करेक्ट होगा। बस इतना ही है इन चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद द्वारक कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अब इससे इजी क्वेश्चन और कैसे आएंगे? द्वारक कोशिका गार्ड सेल को बाहर से सहायक कोशिका घेरती है, तो इसका अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इजी है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई सूची में ए से डी तक विभिन्न अवयवों को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहर से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था का सही क्रम बताएं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को द्विबीजपत्री तने की काट जो है वो अगर याद है तो ये आप आसानी से कर सकते हो। देखो हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, सेकेंडरी कोर्टेक्स, कास्ट, द्वितीयक फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम या पोस्वा दे रखा है, और काग या कोर्क दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर जो है द्विबीजपत्री तने में हमारे पास इन चारों में से जो सबसे बाहर स्थित होता है द्विबीजपत्री तने में वो होता है काग या कोर्क सेल। तो सबसे पहले आएगा डी के बाद डी के अंदर आएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स, सेकेंडरी कोर्टेक्स के बाद सेकेंडरी फ्लोएम, और फ्लोएम के सबसे अंदर जो है वो आएगी कास्ट या जाइलम। ठीक है, तो बी, तो DACB ऐसा कौन सा है अपना पहला ऑप्शन? देखो DACB, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हो जब आपको द्विबीजपत्री तने की काट जो है वो अच्छे से याद है, और इसी को तने की जगह जड़ का भी पूछ सकता है, पत्ती का भी पूछ सकता है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक द्विबीजपत्री तना और एक द्विबीजपत्री जड़ के काफ़ी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप उन दोनों में विभेद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? तो देखो पहला दे रखा है सेकेंडरी जाइलम, दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम, तीसरा है आदि दारू, और चौथा है वलकुट कोशिका। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि आदि दारू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंत आदि दारू
और बही आदि दारू देखकर हम लोग जड़ और तने का पता लगा सकते हैं। जड़ जो है उसमें एग्जार्क कंडीशन होती है, बही आदि दारू कंडीशन जड़ में पाई जाती है, यानी आदि दारू जो है प्रोटोजाइलम वो बाहर की तरफ पाया जाता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ पाया जाता है। इसके विपरीत जो तना है उस तने के अंदर एंडार्क कंडीशन अंत आदि दारू कंडीशन पाई जाती है, यानी प्रोटोजाइलम या आदि दारू अंदर की तरफ पाया जाता है और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ पाया जाता है। क्लियर है? तो अंत आदि दारू से हम लोग द्विबीजपत्री तने और जड़ में विभेद कर सकते हैं। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, वाहिनिका और अन्य वाहिकीय तत्वों में कैसे भिन्न होते हैं। तो देखो एक डिफरेंस तो हम लोग कर सकते हैं छिद्रित और अछिद्रित होने का। जो वाहिनिका है उनमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, जबकि वाहिकाओं में छिद्र पाए जाते हैं। तो वाहिनिका अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होते हैं, तो अछिद्रित होने में मैं कह सकता हूँ तो बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपना नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हम लोगों को चुनना है। पहला है देखो, केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के लिए एक पथ की भांति कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को गलत चुनना है। बी ऑप्शन देखो, परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चालनी नलिका में ना ही तो केंद्रक पाए जाते हैं और ना ही कोशिका अंगक। तो बी अपना गलत है। गलत ही हम लोगों से पूछा था, तो बी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। देखो सूची 1 में ए दे रखा है, वात रंध्र लेंटिकल्स। पहले ही बात की थी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं, तो ए में होगा 3। और ए में 3 जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2020 में आया हुआ, गलत कथन चुनना है। पहला है, रस दारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिज के चालन में शामिल होता है। सही बात है। बी देखो क्या है, रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक जाइलम होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का होता है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ ये गलत है। तो हम लोगों को गलत ऑप्शन ही चुनना था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा देखो टेनिन, रेजिन, तेल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट है, अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस चारों में से गलत ऑप्शन कौन सा था? बी गलत हम लोगों से पूछा था, तो इसका जो आंसर है वो बी करेक्ट है। ठीक है, और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।